गुड मॉर्निंग। अब हम आगे इसी में देखेंगे कि चैप्टर 3 सेक्टर्स क्या क्या थे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। अब 3 सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो यहाँ पर हम एक चीज़ खास तौर पर देखेंगे कि ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, अगर एक भी सेक्टर्स को हटा दिया जाए कि आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो तीनों में तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर को हटा के कहें कि सेकेंडरी सेक्टर और टेरी सेक्टर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेन रोल अदा कर रहे हैं, तो ये गलत है। तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर होगा तभी सेकेंडरी सेक्टर होगा, सेकेंडरी सेक्टर होगा तभी टेरी सेक्टर होगा। मतलब नेचुरल चीज़ें होंगी तभी प्रोटेक्शन होगा। मतलब अगर गन्ना नहीं होगा तो शुगर और गुड़ कहाँ से बनेंगे, कॉटन नहीं होगा तो कपड़े कहाँ से बनेंगे, मिट्टी नहीं होगी तो सॉइल नहीं होगा तो ब्रिक्स कहाँ से बनेंगे। तो ये सारी चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए प्राइमरी सेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये मान लें कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, अगर टेरिटरी सेक्टर नहीं है तो प्रोटेक्शन डेवलपमेंट इकोनॉमी होगा, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम अपने सामान को बना रहे हैं तो उसके लिए मार्केट भी होना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट नहीं होगा तो उस प्रोटेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो एक आधार पे हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नाउ द टोटल प्रोटेक्शन इन ईच सेक्टर। मतलब हम इसी के कैसे डिसाइड करेंगे कि जो वेरियस गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, या हमने जो लागत लगाई है। जैसे हम बिस्किट ही एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें बिस्किट खरीदने जाते हैं तो छोटा पैकेट 15 रुपये 20 रुपये में मिलता है। तो आप ये सोच सकते हो कि उस बिस्किट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगी होंगी। मैदा लगा होगा, चीनी लगा होगा, ऑयल लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ों से ही बनी हैं, तो इन पर भी पैसे लगे हैं। मतलब नेचुरल मैदा मतलब गेहूँ का प्रोडक्शन हुआ, तब सेकेंडरी सेक्टर्स में वो गेहूँ को मैदे में या आटे में कन्वर्ट किया गया। उस आटे और मैदे में फिर हम जैसे ऑयल है, सोयाबीन हुआ तो सोयाबीन से हमने ऑयल बनाया। शुगर केन है तो शुगर केन से हमने शुगर या गुड़ बनाया। तो इन तीनों चीज़ों का प्रोडक्शन जो हुआ है नेचुरल चीज़ों से हुआ, और इन नेचुरल चीज़ों से ही बिस्किट मिलाकर बिस्किट बना। तो जब वो मार्केट, अगर हम गेहूँ खरीदते हैं 10 रुपये या 10 रुपये किलो, अगर या 8 रुपये किलो खरीद रहे हैं, तो जो भी लगा हो उसकी लागत, फिर चीनी की लागत, फिर ऑयल की लागत, ये सारी चीज़ों को मिलाकर ये डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद हमारे लेबर्स लगे उनको बनाने में, उनकी सैलरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी लगी उनको, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम अपना क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड द एडेड अप। मतलब तब हम उस बिस्किट का रेट तय करते हैं, और उसके बाद वो मार्केट में हमको उस रुपए में या 15 रुपये या 20 रुपये में मिलती है। मतलब हम ये डिसाइड ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड। मतलब उसके आधार पर ही गणना क्यों होती है, क्योंकि प्रोटेक्शन हमको वहाँ से मिल रहा है, तो उसके आधार पर ही हमें ये कैलकुलेट हम करते हैं और डिसाइड करते हैं, और उसके बाद उसी के आधार पर उसके रेट डिसाइड किए जाते हैं। इसके बाद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोटेक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। ये उसके आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हर साल कि हमारा जो भी प्रोटेक्शन हुआ है या उस पर कितने सर्विस चार्ज सेक्टर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर्स में कितने खर्चे हुए हैं, उसके आधार पर ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑफ ए कंट्री इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमी इज। उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं। मतलब हमने गेहूँ इस रेट में खरीदा,
उस गेहूँ चीनी इस रेट में खरीदा, ऑयल इस रेट में खरीदा, और उन तीनों को मिलाकर हमको प्रोडक्शन मशीन में बनाने में कितना खर्च आया, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी, ये सब डिसाइड करके जो बनता है तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन इन द 3 सर्विसेज, मतलब इसके आधार एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिवन व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री, इसके आधार पर ही ये डिसाइड किया जाता है उनके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देखकर, और विथ इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, और हर साल ये डिसाइड होता है। और जीडीपी शो होते हैं हाउ बिग द इकोनॉमी, और उसके आधार पर हमारी कंट्री के मतलब इकोनॉमिक व्यवस्था को देखा जाए, इकोनॉमी सेक्टर्स को देखा शो होता है, इकोनॉमी जीडीपी शो होता है उसके आधार पर। इसके अलावा हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, इसके ये भी चेंज होते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, जैसे आज की डेट में आप देखोगे कि एग्रीकल्चर करने की प्रोसेस में थोड़े से चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं, पहले क्या था, लैंड हमारे पास छोटे थे, प्रोडक्शन हमें कम में भी हो जाता था, लेकिन आज के डेट में पॉपुलेशन बढ़ी है, और वो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि हम उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे, मशीनरी यूज़ करने लगे, और ये सारी चीज़ें मशीनरी हमें नेक्स्ट आयरन से बना के फैक्ट्री से मिली, तो ये सारी चीज़ें इसके कारण क्या हुआ, कई फैक्ट्रियाँ बनी, कई इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, और इसके कारण प्रोडक्शन और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और लोग कम पैसे में भी, कम कॉस्ट में भी, मतलब रीजनेबल कॉस्ट पे भी काम करने लगे, और इसके कारण लोगों का मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ा 100 ईयर्स में, और प्रोडक्शन के साथ साथ लोगों को काम करना भी मिलने लगा। सेकेंडरी सेक्टर भी इम्पोर्टेंट हो गया, प्राइमरी सेक्टर्स भी इम्पोर्टेंट, मतलब सेकेंडरी सेक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि प्राइमरी सेक्टर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी सेक्टर्स में आयरन से जो प्रोडक्शन हो रहा है उनका यूज़ हम प्राइमरी सेक्टर्स में करते थे, जैसे फर्टिलाइज़र, वो फर्टिलाइज़र का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में होता था, जो सेकेंडरी सेक्टर्स है वो यूज़ करने के कारण उसका भी इम्पोर्टेंस इस तरह से बढ़ा, और लोगों में मतलब ये कहा जा सकता है कि तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टेरिटरी सेक्टर्स हो, ये तीनों सेक्टर्स में बहुत सारे प्रोडक्शन बढ़े हैं और हमको वैल्यूज़ भी मिले हैं। तो ये जीडीपी भी हमने देख लिया, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइडेड द टोटल production of the sector for the year that year and the sum of production in the 3 sectors given the gross domestic product of a country, or GDP show how big the economy of a country, मतलब इसके आधार पर ही हमारी कंट्री की इकोनॉमी की शो होती है। तो ये है इसका मेन इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इसको आप मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, हम आपस में देखेंगे कि तीनों सेक्टर्स में कंपेयर भी होता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और बिटवीन 1973 एंड 2003 के बीच, इनके बीच काफ़ी कंपेयर हुए हैं। ये देखो जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों को अलग अलग कलर्स में डिसाइड किया। टेरिटरी सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है जीडीपी, और सेकेंडरी सेक्टर्स में थोड़ा है, प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर एवरेज दिखा रहा है और टेरिटरी सेक्टर्स में बढ़ा हुआ दिखा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर भी कई जगह प्राइमरी सेक्टर बढ़ा है और सेकेंडरी और सेक्टर इक्वल दिख रहा है जीडीपी। तो ये परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट में देखिए ये क्या सेक्टर्स हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स में थोड़े कम हैं, और टेरिटरी सेक्टर्स में भी उतने ज़्यादा परसेंटेज नहीं दिख रहे हैं।
अब classification on the basis of ownership sectors of economic public and private sector। यहाँ पर एक चीज़ हम और ध्यान देंगे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक में इंडियंस में, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर्स में देखेंगे। पब्लिक सेक्टर्स मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि सबके यूज़ करे, द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसिस्ट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विस। मतलब यहाँ पर सबके लिए जो सर्विस अवेलेबल की जाती है उसी को जो गवर्नमेंट द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं उनको पब्लिक सेक्टर्स कहा जाता है। इसके अलावा एक चीज़ आपने देखा भी होगा कि प्रोडक्शन में हमने देखा है कि टेरिटरी सेक्टर्स में